बीए द्वितीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र 8 अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है। महादेवी आपका भी स्वागत है। एक बार फिर से हम 19 छात्रों के नामों का परिगणन करते हैं ताकि जब भी ये वीडियो बाद में वो देखें तो उन्हें लगे कि हमने भी तासिका करनी चाहिए। महादेवी बंकट हुबाले, गजानन कोंडीबा खोकले, ज्ञानेश्वर बाबूराव खुडे, रामकृष्ण दत्ता बोटेकर, आदिनाथ विश्वनाथ खोकले, आकाश पिराजी ढोले, प्रल्हाद आत्माराम कुरुडे, शिवकुमार रामू डवरे, आकाश दीपक बोरकर, अरमान अली करीम शेख, अवंती आनंद जानराव, सविता गजानन वानोळे, सोनाली दत्तू कसबे, धनश्री धनाजी धामने, मगर प्रतीक्षा अरविंद मगर, स्नेहा मंगेश पाटिल, मीनाक्षी अप्पासाहेब माने, ज्ञानेश्वर रामू पोपसे और सपना सदाशिव खोकले। कल की तासिका में हमने क्या क्या पढ़ाया है और किस किस की यूट्यूब लिंक भेजी है इनके बारे में बहुत ही विस्तार से बातें की थी और ये भी बताया था आपको कि किस प्रकार से जो पाठ्यक्रम द्वितीय भाषा, चाहे वो बीकॉम की हो, चाहे बीएससी की हो, बीए की द्वितीय भाषा हो, उसका और हिंदी ऐच्छिक खास करके प्रयोजन मूलक हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसको किस प्रकार से हमें सीखना है, किस प्रकार से पढ़ना है। और जो यूट्यूब लिंक मैंने डाल दिए हैं उसको भी, और इसकी पीडीएफ भी मैंने डाली है, ध्यान रखिए। पीडीएफ भी आप बाद में उसकी प्रिंट निकाल भी सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। मैं भी वो भी, अगर कुछ रह गया है मैं भी वो डालने का प्रयास करूँगा। प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2, प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 1 भाग 2, इसका पाठ्यक्रम लगभग हमारा पूर्ण होते आया है। देखिए जो रहा है उसकी ओर भी हम जाएंगे। अब तक देखिए हमने आपको पारिभाषिक शब्दावली डिटेल में पढ़ाई थी, उसके पीडीएफ नोट्स भी दी थी। उसके उपरांत राजभाषा हिंदी संबंधी नोट्स भी दिए थे और उस पर भी बहुत चर्चा हो चुकी थी। उसके उपरांत जो बीकॉम को मैंने पढ़ाया था और जो आपको उसकी वीडियो लिंक शेयर की हैं, जिनमें प्रयोजन मूलक हिंदी लेखन पक्ष में प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, प्रतिवेदन और समाचार लेखन, ये सारी बातें हमने भेजी हैं। साथ ही साथ रेडियो वार्ता लेखन और आज या कल जो भाग पूरा हो जाएगा फीचर लेखन का, वो भी हम भेज देंगे। अब रहा केवल भाग आपको है प्रयोजन मूलक अनुवाद का। अनुवाद, स्वरूप एवं प्रक्रिया, कार्यालयी अनुवाद, वैज्ञानिक अनुवाद, जनसंचार माध्यमों में अनुवाद, इतना ही भाग आपका रहा है आप पढ़ाने का। अब उसमें से हम कुछ बातें आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। पहले ये समझेंगे कि अनुवाद क्या होता है, क्योंकि अनुवाद क्या है ये जब तक हम नहीं समझ देंगे तब तक इस बात को हम, यानी अनुवाद की स्वरूप और प्रक्रिया को न समझ पाएंगे। उसके उपरांत अनुवाद की समस्याओं को समझ नहीं पाएंगे, खास करके कार्यालयी अनुवाद को समझने की समस्याओं को समझ नहीं पाएंगे। वैज्ञानिक अनुवाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है और जनसंचार माध्यमों में अनुवाद, ये सारी बातें आपके सम्मुख हैं। उनमें से कुछ बातें आपके सम्मुख रखने का हम प्रयास करेंगे अनुवाद के रूप में। तो ये अनुवाद क्या होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। अनुवाद, पहले आरंभ करते हैं अनुवाद का स्वरूप क्या है और अनुवाद के स्वरूप और भेद क्या होता है। देखिए, आज विश्व भर में अनगिनत भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं इसका आंकड़ा हम बता नहीं सकते। हर छोटी बड़ी भाषा का अपना बोलने वाला जनसमुदाय है। एक समय था जबकि हर भाषी व्यक्ति जनसमूह अपने में सीमित वाक व्यवहार के द्वारा, वाणी के व्यवहार के द्वारा जीवन की सभी जरूरतों को पूरा कर सकता था। परंतु आज के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक क्रांति और इतने बड़े 200-150 साल, 200-250 साल के विकास के युग में, और अभी जो बढ़ रहा है वो युग समकालीन, केवल मातृभाषा ही नहीं अपितु देश की सीमाएं भी, सीमा रेखाएं भी अस्पष्ट हो चुकी हैं। मतलब कहाँ हिंदी शुरू होती है, कहाँ मराठी बोलते हैं, कहाँ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहाँ अन्य भाषा के
जिस प्रकार से उसकी सीमा रेखा धूसर हो चुकी है, वैसे देशों की भी सीमा रेखा धूसर हो चुकी है। क्योंकि 1990 के दशक में हमारे यहाँ देखिए कि वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। उदारीकरण का, निजीकरण का, वैश्वीकरण का, जिसे भूमंडलीकरण कहा जाता है। तो अब देखिए कि हम कभी भी किसी भी देश में आ जा सकते हैं, और उसका एक दुष्परिणाम भी कोरोना के रूप में हुआ है। किसी भी देश का आदमी केवल एक ही भाषा क्षेत्र में अब आबद्ध होकर के जी नहीं पाएगा। यानी हो सकता है कि महाराष्ट्र में जिसकी मातृभाषा मराठी है, वह अगर किसी मराठी संस्थान में, जैसे बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ के संस्थान में जाएगा, तो वहाँ उसे गुजराती सीखनी ही पड़ेगी। अगर यहाँ का कोई मराठी व्यक्ति अगर हमारे होलकर होलकर के परिवार में जाकर के मध्य भारत में जाकर के रहते हैं, तो उनको वहाँ मध्य भारत की भाषा सीखनी ही पड़ेगी। या ग्वालियर जैसे शिंदे संस्थान में जाना है, तो वहाँ आपको हिंदी सीखनी ही पड़ेगी। यानी आप कोई भी किसी भी तरह से, एक व्यक्ति केवल एक भाषा के सहारे अब जी नहीं सकता। उसे अनेक भाषाओं के सीमा क्षेत्र में आना जाना पड़ेगा। उसका संबंध किसी न किसी रूप में अन्य भाषा भाषी से आएगा। जैसे मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, मैं भले ही मैं मराठी परिवार में जन्मा हूँ, मेरे घर में मराठी आमतौर पर बोली जाती है, मेरे माताजी, पिताजी, भाई बहन सभी आपस में मराठी से व्यवहार करते हैं, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई के लिए, अपने अध्ययन के लिए और अध्यापन के लिए हिंदी भाषा का चयन किया, और आपने भी ऐच्छिक रूप में हिंदी विषय ले लिया है, तो आपको हिंदी आनी ही चाहिए, अनिवार्य आनी चाहिए। क्योंकि इसलिए उसे एक संपर्क भाषा की जरूरत होती है। देश कितना भी विकसित क्यों न हो, उसे अन्य देशों से भी संपर्क करना पड़ता है। जैसे हमें पाकिस्तान से संपर्क करना है, तो हमें उर्दू में भाषा से करना पड़ेगा। बांग्लादेश से संपर्क करना है तो बंगाली भाषा से करना पड़ेगा। श्रीलंका से संपर्क करना है तो तमिल या सिंहली भाषा से संपर्क करना पड़ेगा। चीन से संपर्क करना है तो चीनी भाषा से संपर्क करना पड़ेगा। मतलब आज हम बहुभाषी युग में जी रहे हैं। आज किसी एक भाषा के द्वारा आपकी आजीविका चलेगी, आपका संपूर्ण जीवन व्यतीत होगा, किसी एक ही भाषा के माध्यम को प्रयोग करके ये नहीं चलेगा। अब हमें बहुभाषी दुनिया में आना है। राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा की अवधारणा इसी वाक व्यापार की आवश्यकता की उपज है। राष्ट्रभाषा बनी, मातृभाषा बनी, राष्ट्रभाषा बनी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के तौर पर हम देखते हैं। तो इसका मूल कारण संपर्क की भाषा है, इस प्रकार वाणी का व्यवहार है। इसलिए संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के निर्माण में हमें अनुवाद का बहुत बड़ा योगदान होता है। समझिए, मुझे अगर कोई रूसी भाषा का पुस्तक पढ़ना है, तो मैं रूसी भाषा तो मुझे नहीं आती, तो रूसी भाषा में से समझिए लियो टॉल्स्टॉय की कोई पुस्तक हो या किसी अन्य लेखक की पुस्तक हो, उसका मुझे अनुवाद अगर मिल जाएगा हिंदी में से, तो मैं उस पुस्तक में क्या लिखा है मूल रूसी भाषा में समझ सकता हूँ। इसी प्रकार से अन्य भाषाओं के बारे में भी समझें। तो इसमें अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अनुवाद आज की सर्वाधिक चर्चित और महत्वपूर्ण विधा है। और मैं एक स्वयं अनुवादक हूँ। मैंने स्वयं अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया है। अभी जिन्हें सरस्वती पुरस्कार प्राप्त हुआ, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाड़े जी की एक पुस्तक का मैंने अनुवाद किया, जो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। इतना ही नहीं, कुछ पुस्तकें जो हैं दिल्ली से प्रकाशित हुई हैं, कुछ कानपुर से प्रकाशित हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं। तो एक अनुवादक के रूप में मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान है। तो ध्यान रखिए कि अनुवाद क्या होता है। अनुवाद, जिसको मराठी में हम सीधे सीधे भाषांतर कहते हैं, वो भाषांतर है क्या, वह अनुवाद है क्या, इस पर आज हमें चर्चा करनी है। रोजमर्रा के जीवन में, मतलब हर दैनंदिन जीवन में के कामकाज से लेकर के वैज्ञानिक तकनीकी अध्ययन तक में अनुवाद की आवश्यकता होती है। ज्ञान विज्ञान के इस समुन्नत काल में अनुवाद की प्रासंगिकता को और भी अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुवाद प्रासंगिक है, बिना अनुवाद के हम जी नहीं सकते। जैसे उदाहरण के रूप में हर महीने के अंतिम रविवार को हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदी में मन की बात कहते हैं, तो उसका झट से अनुवाद करके हर अलग अलग भाषाओं में, जैसे मराठी में
तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में, नेपाली में, बंगाली में, गुजराती में उसका अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है झट से, तभी वो हम तक अच्छी तरह से आ पाते हैं। तो देखिए कि ये प्रासंगिकता है हमारे जीवन की। भाषा, साहित्य हो, दर्शन जिसको हम मराठी में तत्व ज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, उर्दू में फलसफा कहते हैं, वह भी, उसके बारे में भी हमें जानना है तो अनुवाद का सहारा लेना पड़ेगा। और ज्ञान विज्ञान की जितनी भी वृद्धि करनी है उसमें मतलब एक भाषा में जो ज्ञान है वो दूसरी भाषा में उल्था उसका करने के लिए आपको भाषांतरण की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। और इसका अनुवाद का महत्व अनन्य साधारण है। अन्य कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक भाषा से दूसरी भाषा में कुछ जोड़ने का प्रयास करेगी। मतलब देखिए, मैंने बचपन में हिंदी भाषा में से ही विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी हुई एक जीवनी आवारा मसीहा पढ़ी थी, जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने देवदास जैसी बड़ी कलाकृति, साहित्यिक कलाकृति लिखी जिसके सिने रूपांतर बहुत हो चुके। अब मैं तो, मुझे बांग्ला भाषा नहीं आती, अब मैं उनको पढ़ नहीं सकता था, तो मैंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जितने भी उपन्यास हैं उसके हिंदी अनुवाद पढ़ डाले, तो मुझे उसका फायदा हुआ बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए कि ये अनुवाद अगर न होता तो एक भाषा भाषी व्यक्ति दूसरे भाषा भाषी के साथ कैसे व्यवहार कर लेता। मैं उदाहरण एक बताता हूँ। एक बार मैं शोलापुर गया था और शोलापुर के बस स्टैंड पर वहाँ एक मुझे आदमी मिला। उसे देवनागरी लिपि पढ़ने नहीं आती थी लेकिन हिंदी बोलने आती थी, और उसको जाना था कोल्हापुर, सोलापुर से कोल्हापुर को, और उसे देवनागरी लिपि में लिखे हुए अक्षर कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। उसने मुझसे कहा कि कृपया करके मुझे ये बता दीजिए कि कोल्हापुर की गाड़ी कहाँ ठहरती है। तो मैंने उसे कोल्हापुर की गाड़ी में बिठाया। अब ध्यान रखिए, वो तमिल भाषी, तेलुगु भाषी व्यक्ति है, मैं मराठी भाषी व्यक्ति हूँ, उसे देवनागरी पढ़ने नहीं आती और मुझे तेलुगु समझ में नहीं आती। तो अगर हिंदी न होती संपर्क भाषा, तो मैं उसकी बात कैसे समझता और मैं उसे कोल्हापुर की गाड़ी में कैसे बिठाता। एक उदाहरण है, चलते चलते का उदाहरण। इसलिए अनुवाद का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। कम से कम दो भाषाओं पर हमें अधिकार होना ही चाहिए। और आज जितना भी हमारी शिक्षा नीति हमारी, उस शिक्षा नीति में 3 भाषण की नीति है, त्रिभाषा सूत्र है। बचपन में हम मातृभाषा के माध्यम से पढ़ते हैं, बड़े हो जाने पर राष्ट्रभाषा लेती है, और फिर अंग्रेजी, इस अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हम अपना अधिकतर ज्ञान विज्ञान का साहित्य पढ़ते हैं। इसके उपरांत एक और ध्यान रखिए, अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो ये कहती है कि हमें हमारी मातृभाषा तो आनी ही चाहिए, हमारी राष्ट्रभाषा हमें आनी ही चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी आनी ही चाहिए, परंतु साथ ही साथ अगर आप उत्तर भारत के हैं तो आपको दक्षिण भारत की एक भाषा आनी चाहिए, और अगर आप दक्षिण भारत के हैं तो आपको उत्तर भारत की हिंदी तो आनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने वाली एक और भाषा है संस्कृत, वो भी आनी चाहिए। मतलब कितनी 5 भाषाएं कम से कम आनी चाहिए। हमें हमारी मातृभाषा आनी चाहिए, हमें हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी आनी चाहिए, हमें अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा आनी चाहिए। फिर अगर हम उत्तर भारत के हैं तो हमें दक्षिण की एक भाषा आनी चाहिए, और अगर दक्षिण भारत के हैं तो उत्तर की एक भाषा आनी चाहिए, और इन सब की जो माँ है, जननी है, वो संस्कृत भाषा भी आनी चाहिए। कम से कम 5 भाषाएं हमें आनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए ये भाषाएं ठीक है, इनका व्यवहार करें, लेकिन फिर भी इन 5 भाषाओं के अतिरिक्त भी बहुत सारी भाषाएं हैं। मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, वे सारी भाषाएं, चाहे वो असमिया हो, उड़िया हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, मराठी हो, मणिपुरी हो, कश्मीरी हो, डोगरी हो, सिंधी हो, उसके उपरांत बहुत बोडो हो, बांगरू हो, संथाली हो, इन सभी भाषाओं में जो महत्वपूर्ण साहित्य लिखा जा रहा है, या फिर हमारे देश के बाहर उर्दू में साहित्य लिखा जा रहा है, बंगला में साहित्य लिखा जा रहा है, पंजाबी में लिखा जा रहा है, देश में भी देश के बाहर भी। उसके उपरांत अंग्रेजी है, इटालियन है, जर्मन है, रूसी है, अरबी है, फारसी है, पश्तो है। तो इन सभी भाषाओं में जो बहुत बड़ा ज्ञान का जखीरा है, भंडार है, उसको अगर हम अपने काम के लिए लाने की कोशिश करेंगे तो हमें अपनी भाषा में अनुवादित करके लाना पड़ेगा। ये सही है। इसलिए अनुवाद का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम देखेंगे ये अनुवाद के स्वरूप के बाद अनुवाद के
परिभाषा क्या होती है, जिसको मराठी में व्याख्या, अंग्रेजी में डेफिनेशन कहा जाता है, उस अनुवाद की परिभाषा को हमें समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति। उत्पत्ति किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन शब्द की व्युत्पत्ति होती है, विशेष उत्पत्ति होती है। वि उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। क्या है अनुवाद शब्द की उत्पत्ति? उसके मूल में वद धातु है। कौन सा धातु है? वद धातु। वद मतलब बोलना। वद धातु में घय प्रत्यय लगाने से वाद शब्द निर्माण होता है। अब घय में से घ और य निकलने से अ रह जाता है, तो वद में अ मिलाने से, व में अ मिलाने से वाद हो जाता है, वाद शब्द होता है। और फिर उसको अनु उपसर्ग लगाने से, उपसर्ग प्रपरा अपसम अनु अवनि सनि रदु सुदुरवि अधिपरि उप, ये जो उपसर्ग है उनमें से अनु ए उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है पीछे लगना। कहने मतलब एक बात को पुनः कहना, एक बात जो कह दी है उसको दोबारा कहना, ये अनुवाद का अर्थ होता है। अनुपसर्ग जुड़ने से अनुवाद शब्द बनता है। वद से तात्पर्य है बोलना, अनु का अर्थ है पीछे, साथ साथ, इधर उधर, सदृश, पास, जैसे। यायी अनुयायी, चर अनुचर, नायक अनुनायक, इस प्रकार के शब्द, उसी प्रकार अनुवाद शब्द भी बना हुआ है। अतः इसका व्युत्पत्तिगत अर्थ होता है पुनः कथन, एक बार कही हुई बात को दोबारा कहना। इसमें अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्दों की नहीं। शब्द अलग इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन पुनरावृत्ति अर्थ की होती है, शब्द रूप की नहीं। हिंदी में अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन के लिए पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है, हालांकि अनुवाद शब्द बहुत पुराना है। ट्रांस का अर्थ है पार, दूसरी ओर, और लेशन का अर्थ है ले जाना, उस पार ले जाना। मतलब इस भाषा में निहित अर्थ को दूसरी भाषा में ले जाना, ये ट्रांसलेशन का अर्थ होता है। लगभग वही अनुवाद का भी है। अतः ट्रांसलेशन का व्युत्पत्तिगत अर्थ हुआ परिवहन, एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर ले जाना। स्पष्ट है कि अनुवाद तथा ट्रांसलेशन के व्युत्पत्तिगत अर्थ में अर्थगत रूपांतर की ओर संकेत है। अर्थगत रूपांतर, एक भाषा में लिखे गए शब्दों का अर्थ समझकर वही अर्थ दूसरी भाषा के शब्दों में डाल देना। अनुवाद एक भाषा में भी हो सकता है और एक भाषा से दूसरी भाषा में भी हो सकता है, परंतु अनुवाद का प्रचलित अर्थ एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ का रूपांतरण क्रिया के द्वारा होना यहां तक ही सीमित है। फिर से कह रहा हूं, अनुवाद का प्रचलित अर्थ एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ रूपांतरण क्रिया तक ही सीमित रूप में लिया जाता है। अनुवाद की प्रक्रिया तथा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कई विद्वानों ने उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं प्रस्तुत हैं। सबसे पहले हम लेते हैं न्याय सूत्र। आप जानते हैं कि भारतीय शास्त्र प्रणाली में 6 शास्त्र महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से पहला है पूर्व मीमांसा, दूसरा न्याय, तीसरा वैशेषिक, चौथा योग, पांचवा सांख्य और छठा वेदांत या उत्तर मीमांसा भी कहा है। इसमें से जो न्याय सूत्र है, जो ऋषि जैमिनी ने लिखा हुआ है, उसमें अनुवाद की परिभाषा दी है, विधि विहतस्य अनुवचनम अनुवाद, अर्थात विधि तथा विहित का पुनः कथन करना अनुवाद है। मतलब जो है आपके पास विधि के द्वारा दिया गया, नसीब के द्वारा दिया गया, उसको वचनों में ढाल करके बताना या एक ही वचन को पुनः कहना, ये अनुवाद है। फिर जैमिनीय न्यायमाला नाम के न्याय सूत्र के एक टीका ग्रंथ में कहा है, ज्ञातस्य कथनम अनुवाद है, अर्थात जो बात आपको पता है वो आपने दूसरों को बता देना, ये अनुवाद है। मतलब ध्यान रखिए, दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो उसे पता है जैसा का वैसा दूसरे को बताएगा। उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, कुछ न कुछ बदलाव होगा, कुछ नए शब्द प्रयुक्त होंगे। देखिए, बचपन से कहानियां सुनते आए हैं, और छोटे बच्चे जो कहानी सुनी है वो बताते भी हैं,
बताते समय वो अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ न कुछ नया उसपन उसमें होता है। तो जेमिनीय न्यायमाला ने जो अनुवाद की व्याख्या की है, परिभाषा की है, उसका अर्थ ये होता है कि जो आपको पता है उसको बाद में कहना। ज्ञातस्य कथनम अनुवाद, अर्थात जो आपको ज्ञात है, जो आपको पता है, जो आपने जाना है, उसको बताना, ये अनुवाद है। संस्कृत में पुनः कथन के रूप में अनुवाद को परिभाषित किया गया है। वात्स्यायन ऋषि ने, मुनि ने न्याय सूत्र का भाष्य करते हुए ये बताया है कि अनुवाद का अर्थ शब्दों को दोहराना नहीं है, अपितु सार्थक रूप में दोहराना है। पुनरुक्ति निरर्थक हुआ करती है, परंतु अनुवाद सार्थक होता है, अथवा प्रयोजन युक्त पुनर्कथन अनुवाद होता है। अब ये तो हुआ संस्कृत के आचार्यों की बात, मतलब जैमिनी ऋषि, फिर जैमिनी न्यायमाला, और फिर न्याय सूत्र की व्याख्या करने वाले वात्स्यायन ने जो व्याख्या की है वो आपके सम्मुख हमने रखी। अब चलते हैं कुछ पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं की ओर। नाइडा तथा टेबर नाम के विद्वानों ने अपनी एक पुस्तक में अनुवाद की परिभाषा करते हुए लिखा है, मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की यह मूल्य समता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से तथा निकटतम एवं स्वाभाविक होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की यह मूल्य समता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से तथा निकटतम एवं स्वाभाविक होती है। यह नाइडा और टेबर की व्याख्या है, परिभाषा है। हम चलते हैं चौथी परिभाषा की ओर। कैटफोर्ड नामक पाश्चात्य विद्वान ने ट्रांसलेशन या अनुवाद की परिभाषा करते हुए लिखा है, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापित करना अनुवाद कहलाता है। फिर से पढ़ता हूं मैं, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापित करना अनुवाद कहलाता है। पांचवें विद्वान है न्यूमार्क। ये भी एक पाश्चात्य विद्वान है। वे कहते हैं, अनुवाद की परिभाषा करते हुए कहते हैं, अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। मैं फिर से पढ़ता हूं, अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। छठे विद्वान है हार्टमन और स्टार्क भी एक पाश्चात्य विद्वान, दो पाश्चात्य विद्वान हैं। इन्होंने मिलकर के अनुवाद की परिभाषा लिखी है, एक भाषा या भाषा भेद से दूसरी भाषा या भाषा भेद में प्रतिपाद्य को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया या उसके परिणाम को अनुवाद कहते हैं। परिणाम को अनुवाद कहते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं, एक भाषा या भाषा भेद से दूसरी या भाषा भेद में प्रतिपाद्य को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया या उसके परिणाम को अनुवाद कहते हैं। अगले विद्वान हैं, ये भी पाश्चात्य हैं, हेडिले ये कहते हैं, अनुवाद एक संबंध है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार्य संपादित करते हैं, अर्थात दोनों पाठों का संदर्भ समान होता है और उनसे व्यंजित होने वाला संदेश भी समान होता है। मैं फिर से पढ़ता हूं, हेडिले अनुवाद की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, अनुवाद एक संबंध है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ
समान स्थिति में समान प्रकार्य संपादित करते हैं, अर्थात दोनों पाठों का संदर्भ समान होता है और उनसे व्यंजित होने वाला संदेश भी समान होता है। अब चलते हैं रोमन जैकोब्सन, बहुत बड़े विद्वान जिन्होंने तुलनात्मक साहित्य, तुलनात्मक भाषा विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और रोमन जैकोब्सन परिभाषा करते हुए, अनुवाद की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, एक भाषा के शाब्दिक प्रतीकों की अन्य भाषा के शाब्दिक प्रतीकों द्वारा व्याख्या अनुवाद है। मैं फिर से पढ़ता हूं, एक भाषा के शाब्दिक प्रतीकों की अन्य भाषा के शाब्दिक प्रतीकों द्वारा व्याख्या करना अनुवाद है। एक और पाश्चात्य विचारक हैं, विचारवंत हैं, डी स्टर्ट नाम के, वे अनुवाद की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, अनुवाद प्रायोगिक भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्रतीकों के एक सुनिश्चित समुच्चय से दूसरे समुच्चय के अर्थ में अंतरण से है। मैं फिर से पढ़ता हूं, अनुवाद प्रायोगिक भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्रतीकों के एक सुनिश्चित समुच्चय से दूसरे समुच्चय के अर्थ के अंतरण से है। और 3 परिभाषाएं हम लेंगे, समय समाप्त होते आ रहा है। जो 3 भारतीय लेखकों की परिभाषाएं हैं, पटनायक नाम के भारतीय विद्वान लिखते हैं अनुवाद की परिभाषा करते हुए, अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव अर्थात अर्थपूर्ण संदेश का या संदेश का अर्थ को एक भाषा समुदाय से दूसरे भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाता है। फिर से पढ़ता हूं मैं पटनायक जी के अनुवाद को, अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव अर्थात अर्थपूर्ण संदेश या संदेश का अर्थ को एक भाषा समुदाय से दूसरे भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाता है, उसे अनुवाद कहते हैं। अब चलते हैं हिंदी के बहुत प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने जो अनुवाद की परिभाषा दी है उसकी ओर। भोलानाथ तिवारी जी लिखते हैं, एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। अब चलते हैं अंतिम परिभाषा की ओर जो डॉक्टर सुरेश कुमार जी ने दी हुई है। जरा लंबी परिभाषा है लेकिन हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर सुरेश कुमार जी अनुवाद की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, एक भाषा के विशिष्ट भाषा भेद के विशिष्ट पाठ को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना अनुवाद है जिसमें वह मूल के शाब्दिक या भाषिक अर्थ, प्रयोग के वैशिष्ट्य से निष्पन्न अर्थ, प्रयुक्ति और शैली की विशेषता, विषय वस्तु तथा संबद्ध सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को यथासंभव सुरक्षित रखते हुए दूसरी भाषा के पाठक को स्वाभाविक रूप से ग्राह्य प्रतीत हो, वह अनुवाद है। थोड़ी लंबी परिभाषा है, फिर से पढ़ता हूं, एक भाषा के विशिष्ट भाषा भेद के विशिष्ट पाठ को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना अनुवाद है कि जिसमें वह मूल में भाषिक अर्थ, प्रयोग के वैशिष्ट्य से संपन्न अर्थ, प्रयुक्ति और शैली की विशेषता, विषय वस्तु तथा संबद्ध सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को यथासंभव सुरक्षित रखते हुए दूसरी भाषा के पाठक को स्वाभाविक रूप से ग्राह्य प्रतीत हो, उसे अनुवाद कहते हैं। तो आज हम यहाँ रुक रहे हैं। अब तक हमने लगभग 12 परिभाषाएं देखी।
कल की तासिका में हम इन परिभाषाओं के आधार पर अनुवाद के स्वरूप को निर्धारित करेंगे और अनुवाद के प्रकारों की ओर ध्यान देंगे। एक बात और महादेवी जी, आप देर से आई थी। कल हमने एक परीक्षा ली थी, गूगल फॉर्म परीक्षा। उसमें आप दोनों ने भी हिस्सा नहीं लिया। आज हम उसी गूगल परीक्षा के लिंक को हम दोबारा ओपन करेंगे, दोबारा खोलेंगे और आप थोड़ी देर बाद उसको छुड़ाएंगे, ऐसी अपेक्षा कर करके आज हम यहाँ रुक जाते हैं। कल फिर से हम अनुवाद के अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरिक। कुछ पूछना चाहती हैं महादेवी? नहीं सर। ठीक है, मैं लिंक फिर से ओपन कर दूंगा, आप उसे आज जल्दी से जल्दी उसको भर दें। हाँ?